अध्यक्ष महोदय, इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में रामगढ़ की पहाड़ियों में कालिदास जी ने प्रेम के प्रतीक मेघदूत की रचना की थी। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद की पहली कविता लिखी थी और माधवराव सप्रे जी ने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी। इसी माटी की माता सबरी ने स्नेह और विश्वास निश्चल प्रेम ने तीनों लोक के अधिपति श्री राम को जूठे बेर खाने पर परम तृप्ति का अनुभव करा दिया था। मैं अपने ऐसे छत्तीसगढ़ की माटी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और इस महान छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ महान जनता को भी नतमस्तक होकर राम राम करता हूं, जय जोहार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की बुनियाद है भरोसा। विश्वास ही लोकतंत्र का शोक स्तंभ है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र किसी विश्वास की हत्या की थी, इसी विश्वास को चोट पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न इसी भरोसे के संकट से पार पाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को विश्वास वर्ष के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश पर्व मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई। हमारी सरकार की इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने बार बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनाव में एक तरफा मुहर लगाने की बात हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अध्यक्ष महोदय, 10 में से 10 नगर निगमों में एक तरफा जीत दिलाई। ईवीएम का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी इस बार जनता ने जवाब दे दिया। अध्यक्ष, वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को अपना अटूट विश्वास रूपी आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया, वो शब्द है प्रो इनकम्बेंसी का। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ लिए हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री रहे हैं या राष्ट्र के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। 24 साल का समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता द्वारा प्रकट किए गए अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे। इन दोनों इंजनों के बल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए चल रहे विकास की गाड़ी को हाल के स्थानीय चुनावों में छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन मिल गया है और यह गाड़ी अब और तेज गति से दौड़ने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन काल की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। सन 2000 में जन्म के बाद हमारा छत्तीसगढ़ युवावस्था में पहुंच गया है। 25 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के जीवन काल में सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। आज हमारे राज्य के लोगों की औसत आयु भी मात्र 24 वर्ष ही है, जो देश के लोगों की औसत आयु 28 वर्ष से भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में से 15 वर्ष छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राज्य का जीडीपी वर्ष 2000 में मात्र 21,000 करोड़ रुपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था अभी मुझे याद आता है कि हमारा एक बैचमेट था। हम लोग उसी समय 12वीं कक्षा पास होकर निकले थे और उस मेरे एक बैचमेट दोस्त की पीएमटी में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में थी, लेकिन उसे एमबीबीएस की सीट तक नहीं मिल पाई थी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों
राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं अध्यक्ष महोदय। उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 6500 तक पहुंच गया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने इन 25 सालों में 4 लाख तक पहुंचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी अध्यक्ष महोदय, जो आज कई गुना बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन के पास पहुंच चुकी है। 7300 मेगावाट बिजली उत्पादन को हम सब ने 18,000 मेगावाट तक पहुंचाने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था अध्यक्ष महोदय। आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है जहां IIM भी है, एम्स भी है, NIT भी है, IIIT भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट सीपेड भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU भी है। अध्यक्ष महोदय, एक और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आज की इस बजट में और जुड़ने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आगे की पंक्तियों में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में एक पड़ाव आता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है, और भारत के लिए यह वह समय चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का यह कालखंड ऐसा कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। मोदी जी के इस शब्दों में पुनः कहूं तो यही समय है, सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता के अमृत काल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर का योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है कि देश की विकास प्रक्रिया में कदम ताल करते हुए हम आगे बढ़ सकें। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पथ प्रदर्शक एक दस्तावेज तैयार किया है। यह विजन डॉक्यूमेंट कोई कोरा सपना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता के महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और समृद्धि को साकार करने के जीवंत सफर की मार्गदर्शिका है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल सरकारी तरीके से बनाया गया कोई सरकारी दस्तावेज मात्र नहीं है। हमने राज्य के सभी वर्गों से विचार विमर्श कर इसको मूर्त रूप प्रदान किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ का स्वरूप केवल सरकार तय न करे, बल्कि यह जन भावनाओं से प्रेरित हो, यह हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य उनको प्राप्त करने की रणनीति शामिल है। हमारी सरकार प्रत्येक बजट भी विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही उठा करके एक एक कदम के रूप में प्रस्तुत करेगी। पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से ज्ञान के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास श्रृंखला का अगला पड़ाव है। हमने पिछले बजट में ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी को केंद्र बिंदु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया, अपितु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे 1 साल इन योजनाओं को जनता तक साय साय पहुंचाया भी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरुआत में मैं ज्ञान अर्थात अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति गति का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है, तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के
विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। मैं गति के इन्हीं 4 बिंदुओं का इस बजट की दृष्टिकोण से उल्लेख करना चाहूंगा, वर्णन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को पिछले बजट में मैंने 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों के रूप में रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र वाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। एक नए विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। अध्यक्ष महोदय, लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम, जिसे ब्रैप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क के स्थान पर अब मात्र 500 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा। सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और IIIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे।